नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में। सर्वप्रथम सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। और आज हम बातचीत करेंगे विशेषकर बिहार के संदर्भ में और वैसे पूरे राष्ट्र के संदर्भ में जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है। ओंकार चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है ओंकार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ओंकार जी। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत। तो नीतीश जी ने घोषणा कर दी है कि नरेंद्र मोदी जो है वो 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो आपको क्या लगता है, हमें नीतीश जी को गंभीरता से लेना चाहिए? नीतीश जी को गंभीरता से लेना तो बिहार की जनता ने ही छोड़ रखा है। बिहार की जनता ने उनको काफी समय पहले से गंभीरता से लेना छोड़ रखा है। संजय जी, 2015 में जब महागठबंधन बना करके इन लोगों ने चुनाव लड़ा था, तब रिजल्ट क्या रहे थे? आरजेडी को 80 सीटें मिली थी और जेडीयू को 71 सीटें मिली थी। 71 का मतलब ये है कि उससे पहला जो विधानसभा चुनाव था उसके मुकाबले 44 सीटें कम मिली थी। 2015 में जब आरजेडी और कांग्रेस और जेडीयू मिलकर के लड़ रहे थे, तब भी इनकी 44 सीटें घट गई थी। इससे पहले विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 115 सीटें मिली थी। अगर हम 2020 की बात करें, क्योंकि उसके बाद विधानसभा का चुनाव 2020 में हुआ, उसमें इनकी कितनी सीटें घटी साहब? उसमें इनकी सीटें और ज्यादा घट गई, यानी 43 पर आ गए ये लोग। ये 71 से 43 पर आ गए। तो जिस आदमी को बिहार की जनता ही सीरियसली नहीं ले रही है और जिनका 20 साल का एज चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल केवल इसलिए है कि वो कुर्सी से और सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं, बाकी बिहार के लिए उन्होंने कितना किया है ये तो नीतीश कुमार अच्छे तरीके से जानते हैं। उनकी उपलब्धि क्या यही है कि उन्होंने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? और बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। इन्होंने समता पार्टी क्यों बनाई थी लालू यादव का साथ छोड़ करके? उस समय जॉर्ज फर्नांडीज जैसे, दिग्विजय सिंह जैसे बहुत सारे नेता इनके साथ थे। अतीत में वो सारे नेता एक एक करके किनारे क्यों किए गए? यहां तक कि शरद यादव तक को इन्होंने किनारे कर दिया एक समय। और भी बहुत सारे चेहरे ऐसे थे जो उस समय इनके साथ थे। लालू यादव चारा घोटाले में चूंकि अभियुक्त बन गए थे, चार्जशीट दाखिल हो रही थी, जांच चल रही थी सीबीआई की, इसलिए इन्होंने कहा कि अब हम लालू जी के साथ नहीं रह सकते, समता पार्टी बना ली। फिर उसके बाद जनता दल यू बना इनका। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का ये कहना है कि हमने इनको प्रमोट किया, पहली बार चीफ मिनिस्टर, फिर 2005 में, 2010 में, 2015 में, 2020 में। 2020 में तो इनका नैतिक अधिकार ही नहीं बनता था। भारतीय जनता पार्टी की 74 सीटें थी, इनकी 43 थी, लेकिन शर्म नाम की चीज नहीं है। 43 सीटों के बावजूद ये मुख्यमंत्री बन गए। संजय जी, 3 उदाहरण हमारे सामने हैं, ये तीसरा है। 2 उदाहरण इससे पहले के हैं। पहला है कर्नाटक का। 37 सीटें थी जेडीएस के पास जब कुमार स्वामी को कांग्रेस ने समर्थन देकर के चीफ मिनिस्टर बना दिया। दूसरा उदाहरण है महाराष्ट्र का। उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी के पास 56 सीटें थी 288 के सदन में। उनको शरद पवार ने और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, अगेन कर्नाटक में भी भाजपा को रोकने के लिए, महाराष्ट्र में भी भाजपा को रोकने के लिए इनको समर्थन दिया, ये मुख्यमंत्री बन गए। और अब तीसरा उदाहरण ये, 2020 में जो मैंडेट मिला वो बीजेपी जेडीयू को मिला,
कि आप सरकार चलाइए। ठीक वैसा ही जो महाराष्ट्र में हुआ, वहां उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को डिच किया। यहां नीतीश बाबू कर रहे हैं, बहाना चाहे जो बना ले, लेकिन डिटो वही दृश्य दिखाई दे रहा है। और यहां पर इनकी सीटें कितनी हैं? 43, और बाकी के मिलाकर के कहीं ज्यादा। क्या कुमार स्वामी एक भी दिन अपनी मर्जी से शासन चला पाए? क्या उद्धव ठाकरे मजबूरी का चेहरा बनकर के नहीं रह गए? वहां पर तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय और जो बंदरबांट हो रही थी, उसमें शरद पवार की पार्टी ने ही पर भी लूटी थी। और यहां जरा आप देख लीजिएगा, बिहार में यहां भी चाचा जी को ऐसा ये खुड्डे लाइन लगाएंगे कि चाचा जी हमेशा याद रखेंगे कि हुआ क्या था। और अभी तो चूंकि अभी तलाक हुआ, अगले दिन सेहरा बांध लिया इन्होंने सिर पर, फिर घोड़ी पर चढ़ गए। वो एक कौन सी फिल्म थी वो कंगना रनौत की, और जिसमें दो फिल्में बैक टू बैक आई थी उसकी, उसमें एक कैरेक्टर है, वो कह रहा था कि बताइए ये साला जो है घोड़ी से उतरने का नाम नहीं ले रहा है, और हम जो है वो इंतजार ही कर रहे हैं, तनु वेड्स मनु। तनु वेड्स मनु। तो वो आलम इनका हो रखा है, घोड़ी से नीचे उतरने को तैयार नहीं है, और जनता इनको दूल्हे के रूप में देखने को तैयार नहीं है। 2014 का उदाहरण आप ले लीजिए, जब ये नरेंद्र मोदी का चेहरा देख करके बिदक करके गए थे, कितनी सीटें मिली थी इनको? केवल 2 सीटें मिली थी। आरजेडी को भी केवल 4 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी ने 22 सीटें जीती थी, 6 सीटें एलजेपी ने जीती थी, रामविलास पासवान की पार्टी ने। और जब अगला चुनाव हुआ और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तब इनकी सीटें कितनी हो गई? 16, यानी 14 सीटें बढ़ गई इनकी। तो इनको अंतर पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्या है। मतलब जिस तरीके से शरद पवार और उद्धव ठाकरे अपने फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे हैं, उसी तरह का राग इन्होंने अलापना शुरू कर दिया है कि जो 2014 में हुआ था वो 2024 में नहीं होगा। अरे भैया, अपना घर संभाल लो, और जो जनता आपसे नाराज है उनकी नाराजगी किसी तरह दूर कर लो। अगर अब फिर से आप जंगल राज वाले परिवार के साथ खड़े हो गए हैं जाकर के, तो किसी तरह लोगों की नाराजगी ही संभाल लो। अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं, 24 घंटे हो गए और 3 बड़ी वारदातें हो चुकी वहां पर। एक पुजारी की हत्या हो गई, पटना में एक लूट हो गई, एक पत्रकार की हत्या हो गई। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये एक संदेश और संकेत चला जाता है पब्लिक के बीच में, और फिर वही होता है जो हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको नहीं लगता कि 2019 में बराबर बराबर सीटों का समझौता करना एक गलती थी भारतीय जनता पार्टी की? बराबरी का भारतीय स्थान तो आपने इनको स्वयं दिया, भाजपा ने इनको स्वयं बराबरी का स्थान दिया। वही गलती अब ये महाराष्ट्र में दोहराते हुए दिख रहे हैं। ये कुछ भारतीय जनता पार्टी स्वयं जो है वो कभी भी बिहार में वो कॉन्फिडेंस अपने आप में नहीं ला पाई। नहीं तो अगर वो कॉन्फिडेंस लाती 2019 का 2020 का चुनाव स्वयं अकेले लड़ती, तो अब नीतीश बाबू वैसे ही समाप्त हो गए होते। तो नीतीश बाबू को यहाँ तक पहुँचाने का तो श्रेय पूरी तरह से भाजपा को ही जाएगा। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं संजय जी। भारतीय जनता पार्टी ने जब कॉन्फिडेंस दिखाया, तो देखिए हरियाणा में क्या हुआ। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हमेशा देवीलाल परिवार की पिछलगू बनी रही, और उसका नतीजा ये रहा कि यहां तक के एक चुनाव तो ऐसा भी आया जब सुषमा स्वराज को हस्तक्षेप करना पड़ा, ओम प्रकाश चौटाला से जाकर के बात करनी पड़ी। सुषमा स्वराज जैसी नेत्री को भी एक तरीके से चौटाला ने बेइज्जत कर दिया था सीटों को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी केवल इतना चाह रही थी कि 23 की बढ़ा करके 28 कर दीजिए, और वो तैयार नहीं थे उस चीज को लेकर के। और बाद में हालांकि ये जनहित कांग्रेस के साथ भी रहे, जो भजन लाल ने बनाई थी,
ये जो बंसीलाल ने पार्टी बनाई थी उसके साथ भी चुनाव लड़े, लेकिन बाद में जब एज प्राइम मिनिस्टर का फेस नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्ट करके और लोकसभा में 282 सीटें ले आई भारतीय जनता पार्टी, तो इनका कॉन्फिडेंस हरियाणा में लौटा और 6 महीने बाद जब अक्टूबर में ये चुनाव मैदान में गए तो अकेले दम पर गए और बहुमत हासिल किया। 90 के सदन में 47 सीटें आई थी। तो ये कॉन्फिडेंस आप जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक कैसे बात बनेगी। और इनके लिए मौके हैं। पंजाब में मौका है। पंजाब में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा और शायद आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, क्योंकि इस 13 महीने के आंदोलन ने वहां वातावरण इतना विषाक्त कर दिया था कि बीजेपी और आरएसएस का कैडर जो है वहां पैर भी नहीं रख सकता था। ये हालत थी। तो आगे आने वाले चुनाव में आप देखिएगा कि जो शहर में भारतीय जनता पार्टी के या आरएसएस के जो फॉलोवर हैं वो किस तरीके से कांग्रेस का और दूसरे दलों का पीछा छोड़ करके बीजेपी की तरफ लौटेंगे। क्योंकि एक अघोषित रूप से हम पंजाब में लंबे समय से देख रहे हैं, जब से आतंकवाद का दौर शुरू हुआ था और लाला जगत नारायण की और रमेश की हत्या हुई थी पंजाब केसरी वालों की, उस समय से हम देख रहे हैं हिंदू सेंटिमेंट्स। उनको कभी भी कोई खुल करके शह देने वाला या उनका साथ देने वाला था नहीं पंजाब में। अब बीजेपी ये काम कर सकती है। इसी लेकिन तरीके करेगी से क्या? वो तो सब जगह जो है वो बिल्कुल माफी मांगने की मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं, जैसे इस समय महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है। और एक नाथ शिंदे को अपने बराबरी पे ले आया, जिसकी जो है आधी सीटें भी नहीं है। वहां का किस्सा मुझे दूसरा ही दिखाई दे रहा है। किस्सा शायद ये है कि पर्दे के पीछे से इन्होंने शिवसेना का काम तमाम करने के लिए उनको वायदा कर दिया होगा कि हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और इस वादे में बीजेपी का नेतृत्व फंस गया। बल्कि खबरें तो यहां तक निकल करके आ रही हैं कि नहीं, वो मैं दो तो ये कह रहा तिहाई हूँ कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनाना और फिर मिनिस्ट्री में भी बराबर बराबर हिस्सा करना, ये दो अलग अलग चीज़ है। यदि आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया तो फिर तो लीवरेज आपके पास होना चाहिए कि भाई ठीक है, आपको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, हम जो है वो 2/3 अपने पास रखेंगे। कोई 2/3 पार्टी भी हम ही है इस गठबंधन में। तो बिल्कुल ये सही जो कह एक रहे हैं। तरह का जो सरेंडर वाला दिखाया इन्होंने, यही इन्होंने बिहार में दिखाया था। यही सरेंडर का जो नीतीश की जो आज स्थिति है, जिसमें वो ब्लैकमेल कर सकते हैं, इधर से उधर जब चाहे तब शिफ्ट हो सकते हैं, वो पूरी तरह से भाजपा का मिसकैलकुलेशन और मैं तो कहूँगा एक अदूरदर्शितापूर्ण राजनीति है, जिसके कारण नीतीश बने और अब वही जो है महाराष्ट्र में दोहराया जा रहा है। नीतीश की गलतफहमी बनाए रखने के लिए हो सकता है ये किया गया हो, और इसी तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना को खुडे लाइन लगाने के लिए, दीवार से लगाने के लिए एक दांव खेला है। वो उल्टा भी पड़ सकता है, वो आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को एक बार चीफ मिनिस्टर बनाया, दूसरी बार बनाया, तब भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी काफी नाराजगी थी, विरोध था। कई लोगों ने कहा कि आप कर क्या रहे हैं। लेकिन आज कहां है मायावती, और आज उनका जो दलित वोट था उनके पीछे जो लग गया था, मैं केवल उसकी बात नहीं कर रहा जो अभी भी उनके साथ खड़ा हुआ है, उसके अलावा भी एक वोट बैंक था जो उनके साथ जुड़ गया था, वो सारा अब बीजेपी के पास है। और मोस्टली जितनी भी जो सुरक्षित सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आकर के पड़ी हुई हैं। तो लॉन्ग वे में जाकर के इसके फायदे होते हैं। हमें ये उत्तर मान प्रदेश करके की जो चलना। आपने तुलना की, उत्तर प्रदेश की जो आप तुलना कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश का वो कार्यक्रम वो अटल जी, अडवाणी जी के समय का था। उसका तो दुष्परिणाम ये हुआ कि बीजेपी नंबर 4 की नंबर 5 की पार्टी बन गई जाके उत्तर प्रदेश में। और बाद में जब इन्होंने हिम्मत की मोदी शाह ने आके, तब जो है वो बीजेपी वापस आई है। लेकिन बिहार और महाराष्ट्र के संदर्भ में तो ये अकेले सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी वही अटल अडवाणी नीति पे वापस चले गए हैं। मेरा तो यह एक इस पर ऑब्जर्वेशन है। नहीं, मेरा कहना ये है, आपने शायद वो ध्यान से सुना नहीं, कि लॉन्ग वे में जाकर के इसके फायदे होते हैं।
अभी फौरी तौर पर आपको नुकसान दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में भी आपको तत्काल तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी घाटे में है, झुकी हुई है, बिल्कुल ठीक है, वो झुकी है, तभी शिवसेना टूटी है। और जो 2 अक्टूबर नवंबर 2019 में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ किया था, वो उन्होंने 2.5 साल बाद ही सही लेकिन किया। और केवल उद्धव ठाकरे नहीं, जो खेल कांग्रेस ने कर्नाटक में किया था, जो खेल महाराष्ट्र में किया और जो खेल अब बिहार में किया है, तीनों जगह कांग्रेस का फैक्टर है। तो कांग्रेस को भी अलग थलग करना, सत्ता के जो वो बर्फी लड्डू पेड़े खा रही थी उससे उसको महरूम करना, ये भी एक नीति भाजपा नेतृत्व की, मौजूदा नेतृत्व की है। कर्नाटक में उनकी अपनी सरकार बन गई, बल्कि एक बड़ी चोट मध्य प्रदेश में पहुंचाई भारतीय जनता पार्टी ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब इनके साथ आए 22 एमएलए के साथ, वहां तख्ता पलट कर दिया कांग्रेस की सरकार का। और मणिपुर से लेकर के गोवा तक ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। पूर्वोत्तर के तो कई राज्य थे जो कांग्रेस के ही हुआ करते थे, लेकिन आज वहां कांग्रेस एक भी स्टेट में नहीं है। तो बहुत जो ये दांव पे चल रहे हैं, ये जो कुश्ती चल रही है, इस दंगल में अभी तक विजेता की भूमिका में तो कांग्रेस है। और विजेता की भूमिका में मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस तो लूजर है हर जगह। अब आकर के अगर ये लोग बिहार में ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, और प्रशंसा के जो बोल हम देख रहे हैं शरद पवार के मुंह से, उद्धव ठाकरे के, आज सामना में भी बड़ी तारीफ हो रखी है नीतीश अच्छा। कुमार की। उसमें कहा गया है कि आपने जो तूफान खड़ा किया है, ये काम करके ये चक्रवाती तूफान में बदलना है 2024 तक। तो मतलब जिनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, बड़ा आश्चर्य का विषय है कि उनको अब भी यकीन नहीं है। महाराष्ट्र में शरद पवार सदमे की स्थिति में है। उनको पता है कि क्या हाल है और क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। उद्धव ठाकरे संभल नहीं पाए हैं। कहा गया था कि अगस्त के शुरुआत से राज्य भर में वो जनसंपर्क अभियान चलाएंगे, अभी शुरू नहीं कर पाए हैं। उनके सुपुत्र का कुछ चला, फिर धीमी गति करके अब बहुत ही कम सुनाई पड़ रहा है कि कहीं जा रहे हैं। क्योंकि पिता पुत्र की ये आदत ही नहीं है कि कार्यकर्ताओं से मिलें, लोगों से मिलें, पार्टी को आगे बढ़ाएं। तो आप बयान चाहे 2024 को लेकर के कुछ भी देते रहें, लेकिन जो विरोधी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी, और जो इनके सहयोगी हैं थोड़े बहुत बचे खुचे, वो भी, वो घबराए हुए तो हैं। उनको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की वजह से जो इनके सहयोगी हैं वो तर रहे हैं, पार हो रहे हैं। और इसका श्रेष्ठ उदाहरण तो बिहार ही है, नीतीश कुमार ही हैं। 2014 में जो 2 सीटों पर सिमट गए थे, 2019 में अगर 16 सीटें उनकी आई हैं, तो वो उनकी अपनी लोकप्रियता की वजह से आई है या नरेंद्र मोदी की वजह से आई है। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है संजय जी, ये लोग स्वीकार करें या नहीं स्वीकार करें। नीतीश को बहुत अच्छे तरीके से पता था, 2019 में उद्धव ठाकरे को भी इस बात का अंदाजा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से, इसी गति से आगे बढ़ती रही, तो वो और ज़्यादा नुकसान में जाएंगे। वो आप भाजपा भी स्वीकार करे ना करे, लेकिन 2019 में जो अलग रास्ता अख्तियार किया था उद्धव ठाकरे ने, वो उस चीज़ को चाहे जो नाम दें, लेकिन इसी बहमे दिया कि अगर देवेंद्र फडणवीस और 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन गए, और जिस तरीके से वो एक सफल शासक, सफल मुख्यमंत्री और बिना दाग के एक प्रशासक साबित हुए, वही अगर अगले 5 साल और रहे तो शिवसेना का तो बंटाधार है। इसलिए उन्होंने साथ छोड़ा। और नीतीश कुमार के भी साथ छोड़ने की बड़ी वजह
उनकी इनसिक्योरिटी ही है। वरना 2017 में उन्होंने इन्हीं लोगों को क्यों छोड़ा था और अब 2022 में फिर उन्हीं के पास क्यों पहुंच गए? क्या वो सारे आरोपों से मुक्त हो चुके हैं? दोष मुक्त हो चुके हैं? सारे केस खत्म हो चुके हैं? या जंगल राज की आशंका क्या अब नहीं बची है बिहार में? जी। लेकिन ये जो नीतीश जी की जो गर्वोक्ति है, ये इन्होंने 2014 में भी की थी, आपको याद हो तो। मुझे एग्जैक्ट जो उनकी जो शब्दावली है वो याद नहीं आ रही, लेकिन थी इसी प्रकार की गर्वोक्ति कि मोदी को प्रधानमंत्री जी बनना जो है वो दिवा स्वप्न है, इस तरह का कुछ था वो। और वैसे यदि देखा जाए, मैं यदि अपना इलेक्शन एनालिसिस वाला हैट पहनूं, तो जो भारतीय जनता पार्टी जब अकेले लड़ी थी और जो वर्स्ट परफॉर्मेंस उसकी आई थी, तो उस समय भी वो 58 सीटें जीती थी। 53 जब सीटें 2015 जी 2015 में, हाँ, 53 सीटें जीती थी। तो 53 सीटें का मतलब ये है कि बिहार में 5 सीटों पर एक लोकसभा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो इससे नीचे तो नहीं जाने वाली, 6 सीटों पे है, तो 10 सीटों से नीचे तो नहीं जाने वाली, 9 या 10 सीटों से नीचे तो नहीं जाने वाली, तो 7 या 8 सीट का मैक्सिमम नुकसान हो सकता है। वैसे लोकसभा में चूंकि मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा, तो मेरा ये आकलन है कि इनका ये गठबंधन इसी प्रकार से विद्यमान भी रहे, बरकरार भी रहे, तो भी ये भारतीय जनता पार्टी को 12 सीट से नीचे नहीं ले जा सकते। तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट का लॉस यहाँ से अधिक हो सकता है। और वो भी ये है कि इस समय ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थे, और मेरे पास रिपोर्ट है, वो बहुत ही, जिसे कहें, क्लेश में था, दुखी था। और जो रिपोर्ट मेरे पास ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीतीश के जाने के बाद से उत्साह में है। तो ये जो इनकी गर्वोक्ति है, वो कहाँ तक फलित होगी, ये हम अभी कह नहीं सकते। तो बिहार में भी नुकसान तो होगा, क्योंकि बिहार में पूरी तरह से जिस प्रकार से जातीय समीकरण चलते हैं, उस जातीय समीकरण के चलते नुकसान तो होगा, ये तो हम नहीं कह सकते कि नुकसान नहीं होगा। बंगाल में भी नुकसान होगा, तो इसकी भरपाई कहीं और से हो पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। तो यह तो निश्चित है कि चुनौती तो नीतीश जी ने मोदी के सामने खड़ी कर ही दी है। आप क्या सोचते हैं? 2015 का एक दिलचस्प आंकड़ा मेरे पास है, आप कहें तो मैं उसको बता दूं। जी 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 2015 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने 53 सीटें जीती थी। 2010 के इलेक्शन में इनको 91 सीटें मिली थी, यानी 38 सीटों का नुकसान हुआ था। लेकिन वोट 7.94% बढ़े थे। 10 हाँ, वो तो 2000 अकेले लड़ेंगे तो निश्चित रूप से बढ़ेंगे ही वोट। हाँ 2010 के मुकाबले बीजेपी को 93,08,000 वोट मिले थे। और जो सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली 80 सीटें जीतने वाली राष्ट्रीय जनता दल थी, उसके वोट बीजेपी से काफी कम थे, 69,95,509 वोट थे। और जदयू को तीसरे नंबर की पार्टी रह गई थी, 64,16,414 वोट मिले थे। यानी भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़कर के भी 93 लाख से ज्यादा वोट ले गई थी 2015 के इलेक्शन में, और वोट ऑफ परसेंटेज भी करीब करीब 8% इंक्रीज था। तो भारतीय जनता ओवरऑल अलायंस का जो डिफरेंस था वो 6% ही था। बिल्कुल 37% बीजेपी अलायंस था और 43% आरजेडी जेडीयू अलायंस था। ये 2015 का ये फिगर था, लेकिन उस 6% में जो डिफरेंस सीट में आया था वो बहुत बड़ा था। और जहां तक ये सवाल है ना कि वहां पर जो सोशल इंजीनियरिंग है, जातीय समीकरण है, वो भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ते हैं जब ये सारे एक साथ आ जाते हैं, महागठबंधन बन जाता है। डिपेंड करेगा, क्योंकि तब तो नीतीश ने बहुत छोटे समय पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा था,
और इनके साथ गए थे। 2014 का इलेक्शन आ गया, फिर 2015 में जो आम वहाँ का विधानसभा चुनाव था वो आ गया। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में भी पौने 2 साल हैं और विधानसभा चुनाव में करीब-करीब 3 साल हैं, 2.5 साल तो हैं ही। तो इन 2.5 साल में ये गठबंधन क्या-क्या कारनामे दिखाएगा और वहाँ लोगों की फिर प्रतिक्रियाएँ किस तरह की होंगी जब वोट डलेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो अभी से हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ, संभावना अतीत के जो परिणाम थे, उनके आधार पर लगा सकते हैं कि भई नुकसान हो सकता है, पर नुकसान होगा ही, ये गारंटीड आप नहीं कह सकते। जी। साथ में मोदी जी ने भी एक पुतला छोड़ा नीतीश जी के लिए और वो ये था कि भई ये तो शॉर्टकट के आदी हैं, लेकिन शॉर्टकट में कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाया करता है। तो ये किस ओर इशारा है? साथ में मैं दर्शकों से अनुरोध कर लूँ कि कृपया आप अपने प्रश्न पूछ लें और वीडियो को लाइक तुरंत ही कर लें। साथ में शेयर तो बाद में आपको करना ही है, वो आप अवश्य करेंगे। मोदी जी आमतौर पर इस तरह की टिप्पणियाँ जो उनके सहयोगी रहे हों, उनके लिए करते नहीं हैं, एहतियात बरतते हैं। लेकिन हाल में हम और आप देख रहे हैं कि कुछ-कुछ वो चिकुटियाँ काट रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल के बारे में भी उन्होंने रेवड़ियाँ बाँटने वाला प्रश्न जो है, वो उछाल दिया है। एक बहस शुरू कराई है इस देश में और ये क्यों कराई है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि इस देश के करीब-करीब 15 राज्य इस समय श्रीलंका के रास्ते पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं संजय जी हम लोगों को। किसी के सिर पर 7 लाख करोड़ का कर्ज है, किसी के सिर पर 5 लाख करोड़ का है, किसी के सिर पर जो है वो 7.5-8 लाख करोड़ का पहुंच गया है। उनमें पश्चिम बंगाल भी है, पंजाब भी है, तमिलनाडु जैसे स्टेट हैं, मतलब बड़े स्टेट भी हैं और ऐसे स्टेट हैं जो पहले कभी अच्छे खासे संपन्न माने जाते थे। पंजाब तो ऐसे ही स्टेट में रहा है, तमिलनाडु की भी कभी कोई दरिद्र नारायण वाली जैसी स्थिति तो कभी रही नहीं रही है। लेकिन अब कई स्टेट जो हैं वो बहुत बुरी स्थिति में हैं। 4 अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ की रिपोर्ट्स हैं जिनको अरविंद केजरीवाल दबा करके बैठे हुए हैं। कैग की रिपोर्ट है, उनको बाहर नहीं आने दे रहे हैं। उन पर लेफ्टिनेंट जनरल का एक पत्र भी उनको गया है, उस पर नाराज़गी भी ज़ाहिर की गई है। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि जो घाटा हुआ है अलग-अलग मंत्रालयों को इनके फ्री के चक्कर में, रेवड़ियों के चक्कर में, उसको ये बाहर आने नहीं देना चाहते हैं। बसों में महिलाओं को यात्रा फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, इतने यूनिट तक, वहाँ तक पहुँच गए हैं और यही हाल अब पंजाब का होने जा रहा है। तो एक तो नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ये रेवड़ियों वाली बात उछाली है और ये इत्तेफाक से, संयोग से अश्विनी उपाध्याय ऐसे समय सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए हैं, आज उसकी सुनवाई भी हुई है, सुनवाई भी शुरू हुई है। इसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका हो सकती है, हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है, कानूनन वो कितना रोक-टोक कर सकते हैं इसमें, ये अपने आप में एक बहस का विषय है। सरकार उसमें कानून क्यों नहीं ला रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है। उसके लिए क्या पर्याप्त संख्या उनके पास नहीं है या कहीं सरकार भी नहीं चाहती है कि अगर आगे को ज़रूरत पड़े तो वो भी जो फ्री का है, रेवड़ियों का है, वो ऑप्शन खोल करके रखे अपने लिए भी। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन एक मौजूद सवाल है, इस पर देश में बहस होनी चाहिए, अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अब आते हैं आपके सवाल पर, जो नीतीश के लिए उन्होंने कहा है कि जो शॉर्टकट कट अपनाए जा रहे हैं, तो हम तो इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि नीतीश के मन में एक्चुअल में है क्या? और उनके पास तर्क क्या हैं इस बात के? उन्होंने केवल एक बात कही है, बाकी तो बीजेपी के जो नेता हैं उनकी तरफ से आनी शुरू हुई है। जैसे सुशील मोदी ने कहा कि वो उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। उनकी सरकार के ही कुछ मंत्रियों ने, कुछ विधायकों ने उनसे मुलाकात की थी, ऊपर तक बात पहुँचाने की बात कही थी
उपराष्ट्रपति नहीं बनाया। क्यों बनाएंगे मोदी ऐसे आदमी को उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति जिस पर वो आंख मूंद करके भरोसा ना कर सके? जिस आदमी ने 2013-14 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का फेस बनाया था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने, और इन्होंने मोदी जी के बारे में क्या-क्या नहीं कहा था उस समय, और किस-किस तरह से, ऐसे तो जो उनके धुर विरोधी थे यानी कांग्रेस, उन्होंने भी उस तरह की टिप्पणियां नहीं की थी जैसी टिप्पणियां नीतीश कुमार ने की थी। कैसे भूल जाएंगे उस वाकये को नरेंद्र मोदी? ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है बिहार में कि इनको ढो रहे थे, इनको चीफ मिनिस्टर भी बना रहे थे, इनको भी, इनकी पार्टी के कैंडिडेट्स को भी जिताने की अपील कर रहे थे। और 2020 में जैसा आपने कहा कि वो एक गलती थी भारतीय जनता पार्टी के कि जिसकी 47 सीटें आ रही हैं, जिसको जनता ने भी एक तरीके से ठुकराया, उसको आप चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, तो होगी उनकी कोई मजबूरी या कुछ त्याग वाला जो एक संदेश देने का एक भूत सवार होता है, वो होगा कि भाई हम अपने सहयोगियों को भी पूरा सम्मान देकर के चल रहे हैं, इसके बावजूद कि जनता उनको नहीं चाहती है। लेकिन ऐसे आदमी को उपराष्ट्रपति बनाएंगे जिसको राज्यसभा का सभापतित्व करना है, जहां पर तमाम तरह के कानून पारित करने होते हैं, तो ऐसे आदमी को उपराष्ट्रपति बना करके अपने हाथ क्यों कटवाना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? तो ये अब ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं था, बकवास है, ये है, वो है। लेकिन बिना बात के तो बात आगे बढ़ती नहीं है। कुछ तो ऐसा हुआ होगा। और इन्होंने तो जब जनादेश आया था 2020 में, और जब इन्होंने देखा कि जनता जो है वो जनता दल यू से फेड अप है, इसीलिए 43 सीटें दी हैं, यानी 2015 के मुकाबले और सीटें घटा दी थी इनकी, तब भी घटी, फिर घट गई। तो तब भी इन्होंने ये कहा था दबी जबान से कि भारतीय जनता पार्टी का हक बनता है वो अपना मुख्यमंत्री बना ले। पर चूंकि ऑलरेडी चुनाव से पहले ये बात डिसाइड कर चुकी थी भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ही बनिए। फिर कह रहे हैं कि मेरा सम्मान नहीं किया। अरे भाई, कुमारस्वामी का सम्मान हुआ था क्या कर्नाटक में? वो तो बाप बेटा माइक पर रोए थे कि हमें तो क्लर्क बना के रख दिया है कांग्रेस ने। तो आपकी सीटें अगर कम रहेंगी और ज़्यादा सीटों वाली पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, तो आप ये सम्मान की अपेक्षा कैसे करके चलेंगे? आप सारी मनमर्जी फिर भी आप ही की चले सरकार में, ये कैसे संभव है? और उद्धव ठाकरे, जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए, जैसे मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए 2G 3G ये जी वो जी पता नहीं कितने घोटाले हो गए थे, उसी तरीके से क्या-क्या नहीं हुआ महाराष्ट्र में। लेकिन 56 सीटें थी 288 के सदन में, भले ही एनसीपी और कांग्रेस के पास 54 और 44 थी, लेकिन उन्हीं के सपोर्ट पर वो मुख्यमंत्री बने हुए थे, तो कुछ नहीं बोल पाए। अब इनका भी हाल हम और आप देखेंगे, अगले 6 महीने में ही पता लग जाएगा कि जूतम पेजार शुरू हो चुकी है और भतीजे जो हैं चाचा पर हावी हैं। लालू जी के किस तरह के बयान थे, ये सांप है, कैंचुली छोड़ता है, और इन्होंने तेजस्वी ने ही क्या आरती उतारी थी इनकी सदन के भीतर, क्या-क्या नहीं बोल दिया था इनके बारे में, वो सारा फुटेज मिल जाएगा। तो एक ऐसे, मतलब पर्दे के पीछे कुछ हो रहा होगा अगर आपका सम्मान नहीं हो रहा था और आपकी ईगो इतनी ज़्यादा हाई थी 43 सीट आने के बावजूद, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अब तो सार्वजनिक रूप से आरती उतरती हुई पूरा देश देखेगा बिहार में। चाचा की आरती उतारने में ये लोग कसर बाकी छोड़ेंगे नहीं। जी। जी हाँ, वैसे भी जो है इनका नाम रखा गया था सुशासन बाबू, लेकिन यदि इनके शासन के जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं वो मैं 1 मिनट आपको शेयर कर देता हूँ, जो इनकी परफॉर्मेंस है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ, ज़रा स्क्रीन शेयर करें। तो आप ये देखेंगे, ये स्क्रीन में जो शेयर किए ये की फिस्कल इंडिकेटर्स ऑफ स्टेट्स हैं। इसमें यदि इसको थोड़ा जूम कर लीजिए, तो यदि इसको हम देखें इंडिकेटर्स को, तो
बिहार की जो डेट है यानी उधारी है, वो पूरे देश में ये जितनी जो बड़ी स्टेट्स हैं उसमें तीसरे चौथे नंबर पे है कि पंजाब जी, जी, जी। के आप देखें, पंजाब तो खैर 50% से ऊपर जा चुकी है, 55% पे है। उसके अलावा राजस्थान 39.8 है और बिहार 38.7, यानी पूरी जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 38.7% इनकी उधारी है। ये इस तरह से अपनी चला रहे हैं संस्थाएं। और ये आप इनकी देखिए तो ये रेवेन्यू डेफिसिट जो है बिहार की पूरे देश में हाईएस्ट है। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट 11.3, रेवेन्यू डेफिसिट 5.5, प्राइमरी डेफिसिट 9.2, ये पूरे देश में हाईएस्ट है और कोई इसके आसपास कहीं नज़दीक नहीं है। और इसका अगर आप उससे भी बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से तुलना करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो रेवेन्यू सरप्लस है। तो आप ये देख सकते हैं कि क्या स्थिति इन्होंने बना रखी है इस प्रदेश की। ये मैं जो ये इंडिकेट कर रहा हूँ, ये जो -1.3 रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हुआ सरप्लस है, ये 1.3 ये उत्तर जी, जी। प्रदेश है। अब ये जो है ऐसा बता रहे हैं लोग, जो हमारे लोग जो हैं वो बताते हैं वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में कि इनका एक ही कार्यक्रम है कि बस एक उन्होंने ले रखा है वो शराबबंदी वाला, और उस शराबबंदी का भी पागलपने के हद तक उसको वो करते हैं। और उसमें भी जो लोग अवैध शराब बना रहे हैं, बेच रहे हैं, उनके ऊपर फोकस नहीं है। कोई पीते हुए मिल गया उसकी खैर नहीं। तो ये सिस्टम बना रखा है। इसलिए नीतीश बाबू का जो सुशासन वाला मामला है, और इस समय वैसे भी उनका जो स्टॉक था वो बहुत ही डाउन था, ऐसा नहीं लगता कि इस से कुछ और आगे होने वाला है। तो अब देखते हैं, अब बहुत अधिक एक दिन नहीं है। मेरे एक ख्याल से 6 महीने में ही नेगोशिएशन शुरू हो जाएगा हाँ, हाँ। लोकसभा लोकसभा की सीटों का। तभी पता चल जाएगा कि तेजस्वी जो है वो इनको कितना भाव देते हैं। जी। एक प्रशांत किशोर का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, किसी चैनल पर आ रहा था, कल से वो भी थोड़ा-सा वोकल हैं। उसमें इनसे पूछा गया था, इनके हाल के वक्तव्यों को लेकर के 2024 को लेकर के भी अब क्या इम्पैक्ट होगा? क्या ये भी एक पीएम का चेहरा बन कर के उभरेंगे? तो प्रशांत किशोर का कहना था कि 2024 को छोड़ दीजिए। ये केवल बिहार के अंदर का मामला है। उनका कहना था कि ये नीतीश जो हैं, ये 8वीं बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। ये उनके लिए उपलब्धि होगी। लेकिन बिहार कहाँ पहुँचा है? बिहार के लिए उन्होंने क्या किया है? और मुझे एक बहुत दिलचस्प इंटरव्यू के कुछ अंश याद आ रहे हैं। राजदीप सरदेसाई मुकेश अंबानी से बातचीत कर रहे थे, जिसमें उनका मजाक भी उड़ा था राजदीप सरदेसाई का, जिसमें मुकेश ने एक जगह ये कह दिया था कि मैं आपको गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने शुरुआती टिप्पणी, कुछ होता है ना कि किसी-किसी की आप चापलूसी कर रहे हो, भूमिका बाँधने में कुछ अतिशय किसी की प्रशंसा कर दी, तो वही भाव उस समय इनका था महाराज का। इन्होंने मुकेश अंबानी को इस देश का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी बता दिया। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन उसमें एक सवाल उनके अमीर होने को लेकर के इन्होंने किया, और मुकेश अंबानी ने क्या जवाब दिया था? मुकेश अंबानी ने कहा कि हमारा जो भारत के जो डिजिटलीकरण चल रहा है, उसमें हमारा कितना योगदान रहेगा, और हमारे योगदान से, हमारे प्रयासों से भारत किस स्थान पर पहुंचेगा। जो हमारा इंटरनेट का युग है, जो इसका जो एक फलितार्थ होगा, वो इंडेक्स कहाँ पहुंचेगा, मैं उसको अपनी सफलता या विफलता मानूंगा, ना कि इसको कि मेरे पैसों में, मेरे धन में, मेरी अमीरी में कितना और ज़्यादा इंक्रीज होता है।
तो इसी तरीके से अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर है, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है उसकी स्टेट के लिए और देश के लिए, ये महत्वपूर्ण होता है। ये नहीं होता है कि साहब आपने कितना क्या कमाया है और क्या खोया है। हो सकता है राजनीतिक रूप से आप कमज़ोर हो रहे हों, लेकिन आप अगर राज्य के लिए कुछ कर पाए हैं तो आपकी प्रशस्ति होगी, आपको लोग याद रखेंगे। लेकिन आप 15 साल के लालू और राबड़ी के जंगल राज की बात तो करते थे। उस जंगल राज की बात करते-करते आप बीजेपी के सहयोग से चीफ मिनिस्टर बने और अब तो 20 साल हो गए हैं आपको बने हुए। लेकिन इन 20 सालों में आप बिहार को उस बदहाली से कितना बेहतर स्थिति में लेकर के आए हैं, शायद इनके पास बताने को कुछ है नहीं अभी तक। जी हाँ, और ये बात कर रहे हैं उस रिलायंस ग्रुप की जो एक एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, आपका जीएसटी और इनकम टैक्स मिला के 1,09,000 करोड़ रुपए सरकार को देता है। जी, जी। तो ये जो हमारे सोशलिस्ट जो हंगामा करते रहते हैं तथाकथित, वो सिर्फ जो है वो इनके दिए हुए टैक्सों का डिस्ट्रीब्यूशन करने में अपना सारा सोशलिज्म दिखा देते हैं। तो सोशलिज्म का मतलब है यहाँ पर एक एक्सप्लॉइटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए अब हम प्रश्न ले लेते हैं। बहुत प्रश्न आ गए हैं दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। बड़ा रुचिकर आज का विषय है। उनसे अनुरोध है दर्शकों से कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें। रुद्र त्रिपाठी, प्रणाम सर। इज इट नॉट अ मिस्टेक इफ बीजेपी इज डिलेइंग द इनएविटेबल? ये मेरे को प्रश्न समझ में नहीं आया। डिलेइंग द इनएविटेबल का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? नीतीश तो अपने आप ही चले गए, तो उसमें तो अब क्या बचा है? तो इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दे रुद्र जी। अगला प्रश्न लेता हूँ तब तक मैं। नूब गेम प्ले, बीजेपी को 2024 में हिंदुत्व के मुद्दे पे ही लड़ना चाहिए, पसमानदा को तृप्त कभी नहीं कर पाएंगे। क्या लगता है बीजेपी हिंदुत्व पे न लड़ी तो वोट पे असर होगा? देखिए, अभी तो समय है, तब तक क्या मुद्दे आएंगे। और अभी तो कॉमन सिविल कोड, दूसरे भी मसले हैं, वो तब तक आएंगे कि नहीं आएंगे। उम्मीद तो है कि आएगा। उससे क्या वातावरण बनता है देश में और कौन से मुद्दे होंगे, अभी समय है मुझे लगता है। जी, नेक्स्ट। आर के रेड्डी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। तोपेश विश्वास जी, अब तक नीतीश और जेडीयू साफ सुथरी थे, गंगा जल रूपी मोदी जी से धुले हुए, अब ईडी का कहर बिहार पर बरसेगा। संभावना तो है और होनी भी चाहिए। आर अग्रवाल, हिमंत विश्व शर्मा इनवाइट आमिर खान एंड लाल सिंह चड्ढा टीम फॉर आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे। मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ में आया कि इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव क्यों कहते हैं भाई। स्वाधीनता का कह लेते हैं, स्वतंत्रता का कह लेते हैं, कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का क्या मतलब है? आज़ादी का एक इस्लाम में स्पेसिफिक मतलब होता है, जिसको यदि कोई मोदी जी को समझा दे तो अच्छा रहेगा। आज़ादी का मतलब होता है कुफ्र से आज़ादी। राज मुप्पा, व्हाट हैपेंस टू एनडीए बिल्स इन राज्यसभा विद जेडीयू एग्जिट? इसमें तो मुझे कोई समस्या नहीं लगती। क्या कोई सोचते हैं? समस्या नहीं है। अब नवीन पटनायक का सहयोग मिलता रहा है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का सहयोग मिलता रहा है, और भी लोग हैं। ये तो बिल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी तासीर क्या है। हाँ बिल्कुल। अब 91 तो इनकी खुद की संख्या है, उसके बाद नॉमिनेटेड हैं आपके, तो उसको मिला के 100 तो अकेले बीजेपी के ही हो जाते हैं। इनके निकलने के बाद भी राज्यसभा में जो बीजेपी के पास स्ट्रेंथ है वो 110 है, 110 है। और इनके थे ही कितने? 7 ही तो थे। हाँ, 6-7 थे। 6 थे बल्कि।
एस नंदन जी, प्रवासी बिहारी का नमस्कार, धन्यवाद नंदन जी, स्वागत है आपका। ये पूछ रहे हैं एनोनिमस जी, नीतीश कुमार हैज ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ शेल्टरिंग एंड सपोर्टिंग टेररिस्ट्स. Past few months, Nitish Kumar has been uncomfortable with central agencies' operation of Phulwari Sharif as few ISIS recruiters have been busted. Sir, Nitish Kumar is supporter of jihad. How could not his hands be involved in Sabarmati train burning, where 59 car sevaks were charred to death? There is another leader from Maharashtra with central government busy with their own pathetic politics. वैसे ये बात आई तो है कि ये फुलवारी शरीफ के बाद से बहुत अनकंफर्टेबल हो गए। नेक्स्ट, मनीष सर, दुश्मन कार्य और बॉडी लैंग्वेज अध्ययन कर मस्तिष्क में क्या चल रहा है इसका ज्ञान आसानी से करता है, अर्थात अभ्यास और तृप्तिकरण में व्यस्त ये नहीं देख पा रहे हैं कि कभी भी देश में 50 जगह डायरेक्ट एक्शन डे हो सकता है। इस स्थिति में वोट देना बड़ा दुष्कर कार्य है। जी, DKT, is people of Bihar ready to vote above caste like it happened in UP? ओंकार जी, अभी तो दूर की कौड़ी लग रही है, बिहार में दूर की कौड़ी लग रही है। उत्तर प्रदेश तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे उससे निकल रहा है, क्योंकि जो कभी मायावती के सपोर्टर हुआ करते थे वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस बार तो यादवों ने भी वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को। और आजमगढ़ और रामपुर का उपचुनाव, वो जो परिणाम है वो बहुत कुछ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की बदलती हुई मनस्थिति को बयान करने के लिए। बिहार को मुझे लगता है कि अभी समय लगेगा। नेक्स्ट, नाथूराम गांधी, I think NDA combined will be less than 272 in 2024 as per fresh acts by BJP. Most are heartbroken. 30% from 37% who made Modi Prime Minister are heartbroken. Rest 45-46% are brainwashed secular and balance 17-18% are anti-Hindu. So you can expect a result. Last hope, Yogi ji. ये इनकी टिप्पणी है, तो अब ये तो देखेंगे। अभी हमारी इलेक्शन एनालिसिस तो अभी ऐसा नहीं कह रही, और मैं अभी शीघ्र ही एक इलेक्शन एनालिसिस लेके आऊँगा अगले हफ्ते तक। उस समय हम ओंकार जी से फिर से उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ओंकार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम।